सेपियंस नाम से किताब है, सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैन, उसने एक खास जिक्र किया, इस घटना का जिक्र उसने किया कि 75,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यानी कि एक ज्ञानात्मक क्रांति इस होमोसेपियंस की दुनिया में हुई। ये जो लेखक हैं इजराइल के व्यक्ति हैं, बहुत गहरे चिंतक हैं, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। आज से 75,000 साल पहले एक बौद्धिक या वैचारिक या ज्ञानात्मक क्रांति हुई, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, यानी इस होमोसेपियंस की दिमागी क्षमताएं अचानक बढ़ने लगी, मतलब बड़ी बहुत प्रोसेस में, लेकिन इस समय आगे दिखने लगी। कई क्षमताएं बढ़ी, लेकिन जिस क्षमता पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है वो है इमेजिन करने की क्षमता, इमेजिनेशन, कल्पना करने की क्षमता। पहली बार किसी स्पीशीज ने कल्पनाएं करनी शुरू की। बिल्लियां कल्पनाएं नहीं कर पाती हैं, चूहे गधे घोड़े कल्पना नहीं कर पाते हैं, हम कर पाते हैं। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, हम परलोक की कल्पना कर सकते हैं, हम ईश्वर की कर सकते हैं, आत्मा की कर सकते हैं, पुनर्जन्म की कर सकते हैं, स्वर्ग की कर सकते हैं, नरक की कर सकते हैं, भूत प्रेत की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कल्पना करने की क्षमता है। जिनके पास क्षमता नहीं है वो नहीं कर पाते, सिंपल सी बात है। हमारे अंदर इंटेलिजेंस का विकास हुआ। इंटेलिजेंस का विकास इसमें अचानक नहीं हुआ, एक प्रोसेस में चल रहा है लगातार। हम बौद्धिक हैं, हम सोच पाते हैं, तर्क कर पाते हैं, युक्ति कर पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं, लॉजिकल जो निष्कर्ष है वो निकाल पाते हैं, डिडक्शन कर पाते हैं, इंडक्शन कर पाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी मेमोरी, आप एनिमल्स को देखेंगे उनके पास मेमोरी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। कुछ हुआ उन्हें थोड़ी देर याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे, 4 दिन बाद तो नहीं याद रहेगा। और यदि आप उनसे 3 साल बाद कहेंगे पिछले अपने जीवन की 3 बड़ी घटनाएं बताओ, वो भी सीक्वेंस में, याद ही नहीं आएगा। याद आएगा तो सीक्वेंस में याद नहीं आएगा। हमारी मेमोरी में सीक्वेंस भी बना रहता है, लिंकेजेस बनी रहती हैं। और क्योंकि हमारे पास ऐसी मेमोरी है, हमारे पास ऐसी चिंतन क्षमता है, हमारे पास ऐसी इमेजिनेशन की क्षमता है, क्रिएटिविटी की क्षमता है, और इन सारी चीजों ने मिलाकर हमें एक ऐसी स्थिति में ला दिया कि इससे हमने सबसे पहले बनाई लैंग्वेज। किसी भी दूसरी स्पीशीज के पास उतनी उन्नत भाषा नहीं जितनी हमारे पास है। हम कितना कुछ शेयर कर लेते हैं क्योंकि भाषा है, और भाषा है तो सोच भी ज्यादा पाते हैं, क्योंकि जब हम भाषा सीखते हैं तो उसी के साथ सोचते भी हैं साथ साथ। एनिमल्स के पास, बर्ड्स के पास भाषा है, पर वो बहुत बेसिक भाषा है जो केवल ये बता पाती है अपनी माँ को कि मुझे भूख लगी है, मुझे गुस्सा आ रहा है। जो 8-10 बेसिक इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना उनके बस की बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्रेस करना उनके बस की बात नहीं। पर हमारे बस की बात है, भाषा हमारे पास है। और इस भाषा ने इतना कमाल किया, और जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ इसकी वजह क्या है? हमारे दिमाग का आकार बढ़ा। मैं भी उस पर आता हूं, अगर कैसे बढ़ा, या पहले इसी को थोड़ा समझते हैं फिर वापस इस पे आएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि जो हमारा ब्रेन का साइज है वो बहुत क्रूशियल साबित हुआ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए। ब्रेन का साइज कैसे नापते हैं? तो ब्रेन वॉल्यूम नापते हैं। जैसे जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी में कितनी रेत भरी जा सकती है, उससे तय होता है कितना वॉल्यूम है। इसको सेफेलिक इंडेक्स कुछ लोग बोल देते हैं। तो जो होमो हेबिलिस था 25 लाख साल पहले, उसके दिमाग में लगभग 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्पेस था। इतनी सी खोपड़ी समझ लीजिए, एक हाथ के बराबर के। 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्पेस है। ये होमो हेबिलिस है, जो हमारी परिवार का सबसे पुराना सदस्य माना जा सकता है। और आज के जो होमो सेपियंस हैं उनका कितना है? तो इसमें पुरुषों का महिलाओं से थोड़ा सा ज्यादा है। पुरुष लोग बहुत हीरो बनते हैं इस बेसिस पे, लेकिन इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। पर हाँ, सच है कि ऐसा है। 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर आज के सामान्य मनुष्य का ब्रेन का साइज है, और होमो हेबिलिस का करीब 600 के आसपास था। डबल से ज्यादा हो गया। जो औसत रूप से स्त्रियों का है वो करीब 1170 के आसपास है। इसके आसपास से थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन लगभग इसकी रेंज में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई,
लेकिन हाथी का तो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होता है, तो हाथी के पास भाषा क्यों नहीं? हाथी फिलोसफी क्यों नहीं करता? कोई फिलोसफर हाथी आपको दिख जाए ऐसा? बात तो सही है। हाथी का जो सेफेलिक इंडेक्स है या हाथी की जो ब्रेन कैपेसिटी है वो मनुष्य से कम 4 गुना ज्यादा है। और मनुष्य ही नहीं, वो डॉल्फिन वॉल्फिन कईयों की ज्यादा हमसे है। तो ये वैज्ञानिक फिर परेशान हो गए, फिर इन सबको क्यों नहीं फिलोसफी डेवलपमेंट हुई, साइंस क्यों डेवलप हुआ? अंत में करते करते एक फार्मूला निकल गया है। फार्मूला ये बताता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुपात में जो ब्रेन का साइज है उस मामले में इंसान सबसे आगे है। और शायद इसलिए इंसान की जो क्षमताएं हैं वैसी क्षमताएं आसपास भी किसी स्पीशीज में नहीं है। हालांकि डॉल्फिन्स में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस है, तोते में मेमोरी ठीक ठाक मिलती है, कुछ स्पीशीज में कुछ कुछ मिलता है, पर उतना नहीं जितना हमारे पास है। हाँ, इलॉन मस्क का बस चला तो आज से 15, 20, 25 साल बाद ये बातें पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि उसकी लेबोरेटरी में कुछ बंदर आजकल वीडियो गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उसने एक चिप बना दी है। न्यूरालिंक की कंपनी है, एक चिप बना के उनके दिमाग में फिट कर दी है, और वो 6ठी 7वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से वीडियो गेम खेलने लग गए हैं। हो सकता है कि आज से 100-200 साल के बाद जो कुत्ते बिल्ली बंदर आपके आसपास हो उनके दिमाग में चिप लगाएं, वो फिलोसफर हो जाए वो भी। अभी अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं है। एक दिन कभी न्यूरालिंक के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बात करेंगे कि ब्रेन के स्तर पे क्या छेड़खानी इस समय कई कंपनियां कर रही हैं। न्यूरालिंक उनमें से एक बड़ी शानदार कंपनी है। एक साइबोर्ग कंसेप्ट आता है, साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, वो बहुत जल्दी रियलिटी बनने वाला है हमारे सामने। बहरहाल अब इसमें क्या हुआ कि ब्रेन तो बड़ा हुआ, लेकिन ब्रेन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने एक जो वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले नार्को वगैरह के बारे में, उसमें एक कंसेप्ट का जिक्र किया था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। जितने भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं वो सारे यही जनरेट होते हैं, और जितने भी अपराध हैं वो भी यही जनरेट होते हैं। इसलिए अपराधी व्यक्ति हो, कोई बहुत सिजोफ्रेनिक किस्म का हो, बहुत टेंशन में रहता हो, एंग्शियस रहता हो, इन सब का ये वाला हिस्सा काफी एक्टिव होता है। और क्रिएटिव लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का भी एक्टिव होता है। तो अपराधियों को ठीक करने के लिए एक थेरेपी निकाली गई थी कि उनका वो हिस्सा बाकी हिस्सों से तार काट देते हैं बीच में, इसको बोलते हैं लोबोटोमी। मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में। पर मनुष्य जो बहुत बौद्धिक बना उसकी बड़ी वजह है कि तो दिमाग बड़ा हुआ और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा मेनली बड़ा हुआ, और हम कॉम्प्लेक्स चीजों पर सोचने की क्षमताओं से युक्त हो गए जो बाकी स्पीशीज के लोग नहीं सोच सकते। अगर ये बंदर बोलने में लग जाएंगे तो भी आप जब उनसे बात करेंगे, भैया कर्म सिद्धांत जानते हो और साइंस जानते हो, इलेक्ट्रॉन जानते हो, नहीं समझ पाएंगे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की क्षमता उनके पास नहीं। तो ये सारा खेल कितने साल का है? लगभग पिछले 70,000 साल का, जब ये क्रांति हुई। 70,000 साल पहले, 75 नहीं, 70,000 साल पहले। अब देखिए मनुष्य के पास क्या है? भाषा है, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, ये सब हो गया है। ये सब हो गया तो उसने क्या बना दिया? उसने सोसाइटी बना दी, उसने फैमिली बना दी। कभी आपने किसी स्पीशीज में फैमिली देखी है? मतलब वो बंदर बंदरिया की शादी मदारी करवाता, उसे छोड़ दीजिए, वरना कभी आपने देखा होगा एक बंदर फैमिली जा रही है, बड़ा बंदर, उसकी पत्नी, 3 बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा ना? माँ और बच्चे देखे होंगे, क्योंकि माँ और बच्चे नेचुरल फैमिली है। बाप फैमिली का नेचुरल हिस्सा नहीं है, वो तो इंसानी सभ्यता में धीरे धीरे होते होते हो गया। नेचुरल पार्ट वो फैमिली का नहीं होता है। फैमिली बने, मैरिज बने, किनशिप बना, समाज के नियम बने, नॉर्म्स बने, नैतिक नियम बने, ये करना ठीक है, वो करना गलत है, ये सब बना क्योंकि खोपड़ी ऐसी बन गई। उसके साथ क्या बना? स्टेट बन गया, राज्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून बनाओ, ये कानून, रूल, रेगुलेशन, ये सब कैसे बना? क्योंकि खोपड़ी वैसी हो गई है, दिमाग काम कर रहा है। इसी में इकोनॉमी बनी, मार्केट बना, सब कुछ बना। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी के हैं, ये सारे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बाकी स्पीशीज की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, जो कि केवल पिछले 70,000 साल का काम है। देखिए अभी भी फिलोसफी नहीं आई है, फिलोसफी अब आएगी इसके बाद। क्यों अब आएगी? क्योंकि फिलोसफी के लिए चाहिए पेट भरा और फुर्सत का होना, दोनों चीजें चाहिए। अभी तक क्या है? अभी तक फुर्सत नहीं आई है।
ये भी सारा इसी का खेल है। वरना कहाँ इतना, किसी मच्छर से बोलिए बना के देखो तो कैसे कैसे बनाएगा, इतना टेक्निकल दिमाग कहाँ से लेके आएगा, वो तो हमारे पास है ना। 10,000 साल पहले आखिरी बड़ी घटना घटी जिसको बोलते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। सरल भाषा में कृषि क्रांति बोल लीजिए, एग्रीरियन रिवॉल्यूशन कह लीजिए। 10,000 साल पहले इंसान को पहली बार यह समझ में आई कि खेती कैसे की जा सकती है। उसके पहले खेती नहीं आती थी, पेड़ पौधे थे, फल फूल होते थे, खाते थे उनको, पर खेती खुद करना नहीं आता था। सोच लीजिए कैसा जीवन रहा होगा उनका। पेट भरने के लिए क्या करेंगे, दो ही तरीके हैं, या तो किसी को मार के खाएंगे जिसको हम आखेटक समाज बोलते हैं, हंटिंग सोसाइटी बोलते हैं, या इकट्ठा करेंगे, गैदरिंग सोसाइटी बोलेंगे कि भाई वहां बहुत सारे पेड़ हैं, वहां से फल तोड़ के ले आओ, सब्जियां तोड़ के ले आओ, खा लो, यही सब कर सकते हैं। एक पूरा क्लैन है, कुनबा है, ट्राइब है, एक कबीला है, एक जगह गया, वहां के पेड़ पौधे खत्म हो गए, क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं, घुमंतु जनजातियां, खाना बदोश जनजातियां, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, ये बोलते हैं। तो ये तो हमारा इतिहास है, सबका इतिहास है, क्या कर सकते हैं। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन ने पहली बार कमाल क्या किया कि हमें खेती करना समझ में आ गया। और जब पहली बार खेती करना समझ में आ गया तो ये क्लियर हुआ कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ना मारने की जरूरत है। वेजिटेरियनिज्म एक विचार के तौर पर पहली बार वहां से डेवलप होगा, उसके पहले कैसे डेवलप होगा कि हम बिना हिंसा किए और बिना भटके जिंदा रह सकते हैं। और जब खेती होनी शुरू हुई तो पहली बार इंसान का समाज एक स्थान पर टिकना शुरू हुआ, पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ कि जरूरत है 100 किलो अनाज की, हो गया 120 किलो। जब पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो यह हुआ कि कुछ व्यक्ति काम कम भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और तब समाज के समझदार व्यक्तियों से यह अपेक्षा की गई कि आप सोचिए, नए स्ट्रक्चर्स पे सोचिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जब पहली बार पेट भरा और पहली बार फुर्सत मिली तो उससे क्या विकसित हुआ, तो उससे विकसित होने लगा दर्शन। क्यों ऐसा है, वेस्ट की दुनिया में, पश्चिम की दुनिया में मानते हैं कि सबसे पहला फिलोसोफर, सबसे पुराना फिलोसोफर उनका कब हुआ, उसका नाम है थेल्स। और कब हुआ, 6th सेंचुरी बीसी, ये जुम्मा 2800 साल पहले, सिर्फ 2800 साल पहले। मतलब आप सोचे 370 करोड़ साल के जीवन के इतिहास में 2800 साल पहले पहला दार्शनिक पैदा हुआ पश्चिम में। भारत का दर्शन उनसे बहुत प्राचीन है, और भारत में तो 6th सेंचुरी बीसी में तो बुद्ध और महावीर अपना दर्शन दे रहे हैं, और वो किसके खिलाफ दे रहे हैं, वैदिक औपनिषदिक दर्शन के विरुद्ध हैं, विरुद्ध या कम से कम उससे संशोधन करना चाह रहे हैं। इस समय से कम 1000 साल पहले हमारे पास वेद और उपनिषद का दर्शन विकसित रूप में आ चुका है। लेकिन आप 1000 साल और पीछे कर लेंगे, 1500, 1600 बीसी, 2000 बीसी मान लेंगे, जो आजकल के रिसर्चेस आमतौर पर इंडिकेट कर रही हैं, तो भी तो दर्शन का कुल इतिहास हमारा 4000 साल पुराना हुआ। और ये इसीलिए है कि 10,000 साल पहले पहली बार वो परिस्थितियां बनी कि हमारी क्षमताएं भी थी, स्थितियां भी बनी, चिंतन हल्का हल्का शुरू हुआ और आगे चलकर व्यवस्थित होकर दर्शन या फिलोसफी के रूप में डेवलप हुआ। साइंस भी आई, भारतीय परंपरा में हम देखते हैं कि साइंस भी वहां दिखती है, ग्रीक परंपरा में भी बाद में दिखने लगी। दुनिया में 2 स्थान दर्शन और विज्ञान के विकास में सबसे ज्यादा सफल साबित हुए शुरुआत के समय में, एक भारत, एक यूनान। बेबीलोनियम में भी है, मिस्र में भी है, लेकिन विज्ञान और दर्शन का ज्यादा विकास यूनान और भारत में आपको दिखेगा, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर चिंतन की परंपरा थी, विमर्श की परंपरा थी, रोक टोक नहीं थी, हर व्यक्ति सोचे, गहरा सोचे, इसकी आजादी उस समय दी गई। सबको न भी दी गई तो कम से कम वैचारिक आजादी एक स्तर पर मिली। वहां भी सबको नहीं मिली, यहां भी सबको नहीं मिली, पर जिनको मिली ठीक से मिली। इसलिए आपको यूनान में उस समय कौन दिखेगा, पार्मेनाइडिस दिख जाएगा, आपको हेराक्लाइटस दिखेगा, या जिसको आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं थ्योरम, पाइथागोरस दिखेगा।
उसी समय का व्यक्ति है पाइथागोरस। अरस्तु सबसे पहला बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, वो उस समय का व्यक्ति है। हेरोडोटस जो इतिहास का एक व्यक्ति मानते हैं, वो उस समय का व्यक्ति है। क्योंकि वहां विशेष रूप से एथेंस नाम के एक शहर में ऐसी परंपरा थी, भारत में ऐसी परंपरा रही, इसलिए दर्शन का विकास इतना धूमधाम से हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ, प्राचीन काल में दिखता है। क्योंकि जिन जिन समाजों ने चर्चा की संस्कृति को प्रमोट किया, वहां वहां विज्ञान और दर्शन खूब तेजी से बढ़े। और इसलिए ईसा पूर्व 600 के आसपास से पश्चिम में और उसके 1000-1500 साल पहले से भारत में आपको दर्शन का विकास ठीक से नजर आने लगता है। इसलिए ऐसी बातों में मत आइएगा कि हमारा दर्शन तो 10 लाख साल पुराना है, हमारा दर्शन तो 380 करोड़ साल पुराना है। ये सब ना कल्पनाएं, आस्थाएं हैं, भावनाएं हैं। कुछ लोगों को भावनाएं हैं, किसी को भावना है तो अच्छा है, हमें उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप सोचने के स्तर पे आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि सच कहाँ है और हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। अब यह है कि दर्शन किन प्रश्नों का जवाब देता है। आपके बहुत सारे प्रश्न होते होंगे ना मन में, क्योंकि आपका अभी पेट ठीक ठाक भरा ही हुआ है, फुर्सत भी दिन में 2 घंटे मिली जाती होगी, तो थोड़ी बहुत चैटिंग करने के बाद भी थोड़ी फुर्सत रहती ही होगी आपके पास में। उसे मन में सवाल आता ही होगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मरने के बाद बचूंगा कि मर ही जाऊंगा। अच्छा, एक मरना वो होता है, एक इस उम्र में जो बार बार मरते हैं किसी के ऊपर, वो होता है। ये दोनों मरना समान होता है कि भिन्न भिन्न होता है। पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, पिछले जन्म में मैं क्या था, अगले में क्या बनूंगा, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें लोग वहां से ढूंढते हैं। मेरा कॉलेज का एक दोस्त अब तो बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत ही बड़े स्तर पे है पुलिस में। वो जब स्टूडेंट था तो कहीं से ढूंढ के आ गया था, किसी के पास गया था, तो उनके पास कोई पुस्तक थी, उससे पता लगता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले में क्या बनेंगे। तो आया तो बड़ा जोश से गया था, वापस आया बहुत दुखी दुखी से। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला यार पता लगा पिछले जन्म में गधा था। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा गलती से इस जन्म का बता दिया होगा, पिछले जन्म का नहीं बताया होगा। तो उससे कहने नहीं, पिछले जन्म का बताया, इसमें तो मनुष्य है। फिर मैंने कहा ठीक है, पिछले जन्म हो तो गया, टेंशन किस बात की है। बोला अरे नहीं यार, अगले में भी गधा लिखा हुआ। तो मैंने कहा दरअसल ये हैट्रिक है तुम्हारी, तो आइडिया नहीं इस बात का। और तो ऐसा भी है, पता नहीं अगले जन्म में क्या बन जाए क्या ना बने। तो रहस्य है इन सब चीजों को लेकर, जिज्ञासा तो होती है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि फिलॉसफी में क्या क्या होता है, ताकि आप ये समझ सकें कि अगली चर्चा में आने की भाग जाना है आज से ही। तो आज की चर्चा के बाद कुछ लोग अगली चर्चा में भाग लेंगे, बाकी लोग भाग लेंगे। तो 2 ही तरीके हो सकते हैं। तो फिलॉसफी में हम लोग क्या क्या समझने का प्रयास करते हैं। फिलॉसफी में सब कुछ पढ़ा जाता है। कहते हैं फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि शुरुआती मनुष्य जब बहुत परेशान होता था, अचानक बरसात आने लगी, शिकार करने गए थे, सामने शेर आ गया भूखा, वो भी भूखा है शिकार करने के लिए। आप भी गए थे हिरण के चक्कर में, हिरण पीछे से देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे हिरण दे दो। सोचिए, शेर ने भी प्रार्थना की थी, हे भगवान एक मनुष्य देना, बहुत दिन से नहीं खाया है। अब भगवान तो न्याय प्रिय है, दोनों के साथ न्याय करना है उसे। तो उसकी बात सुन के आपको उसके सामने ले गया, तब तक आपने प्रार्थना कर दी, अब पशु पेश हो गया ना। बड़ा मुश्किल है, इन प्रश्नों का जवाब कैसे दें। प्रार्थना केवल हम थोड़ा ना कर रहे कि आप तो और स्पीशीज भी कर रहे। बड़ी मुश्किल दुनिया थी उस समय। तो उस समय के जो मतलब बुद्धिमान लोग थे, वो सोचते थे, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे दुनिया को, चिंतन करते थे, कल्पनाएं करते थे, और वहां से जो भी सोचा वो फिलॉसफी हो गई। आगे चल के क्या हुआ, कुछ कुछ विषय बनने लगे, फिजिक्स बना, केमिस्ट्री बना, बायोलॉजी बना। जो विषय अपने आप में इंडिपेंडेंट होता गया वो साइंस में चला गया, और जो साइंस नहीं सोच पाती है वो अभी भी फिलॉसफी में रहता है। और इसलिए फिलॉसफी की जो सबसे मजेदार ब्रांच है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। हिंदी में इसका नाम होता है तत्व मीमांसा। आप शब्दों के कठिनाई पर मत जाइए, ये लोग जानबूझ के मुश्किल शब्द रखते हैं ताकि आम आदमी इसकी ओर देखेगा भी नहीं, लेकिन चीजें बड़ी आसान होती हैं, नाम मुश्किल होते हैं केवल।
मेटाफिजिक्स का मतलब ये जो फिजिक्स से परे है। फिजिक्स एक विषय के रूप में भी, जहां तक फिजिक्स ने रिसर्च कर ली वो फिजिक्स, जो नहीं कर पाया वो मेटाफिजिक्स। फिजिक्स बोलेगा दुनिया एटम से बनी है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आगे बोलो। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हाँ ठीक है। उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अच्छा। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, अच्छा। अब ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन घुमाया किसने? ये मेटाफिजिक्स है। जहां फिजिक्स जाए वहां तक सुनते रहो, एक सवाल आगे दाग दो, मेटाफिजिक्स है। उसके बियॉन्ड, किसने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया, किसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ठीक से बिठाया? अब आप बोल दीजिए कि ये ईश्वर ने किया या परम तत्व ने किया या ये अपने आप हुआ, जैसे भी हुआ, अलग अलग फिलोसफीज के अलग अलग उत्तर इसके हैं, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का बेसिक काम ये बताना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे बना सब कुछ। तो मेटाफिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें, इसी में आमतौर पर जो फिलोसफी के दीवाने होते हैं आप जैसे, उनका इंटरेस्ट बेसिकली इसी में होता है, मेटाफिजिक्स में ही। बाकी में तो उनको नींद आने लगती है, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और मेटाफिजिक्स के अंदर 3 प्रश्न सबसे गहरे होते हैं। एक ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को आप बोल सकते हैं सृष्टि विज्ञान या सृष्टि मीमांसा। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस से बना है। दूसरा है थियोलॉजी, इसको आप कह सकते हैं ईश्वर मीमांसा। आपको हिंदी अनुवाद सुनते आइडिया हो गया ना क्या है। और तीसरा है साइकोलॉजी। आप सोचेंगे अरे ये तो अलग सब्जेक्ट होता है। नहीं, साइकोलॉजी अलग विषय बनने से पहले फिलोसफी का एक सबसेट है। नेचर अलग है दोनों की थोड़ी सी। मेटाफिजिक्स का मूल प्रश्न है कि दुनिया अंततः क्या है, किस चीज से बनी है। जितना डाइवर्सिटी है कहां से आई। तो इसमें बहुत गहराई में भी नहीं जाएंगे, अभी शुरुआती समय है। लेकिन 3 मूल प्रश्न है। पहला, ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे बनी, बनाई गई या अपने आप बनी। बनाई गई तो किसने बनाई, किस चीज से बनाई। जिस चीज से बनाई अगर वो पहले से थी तो इसका मतलब बनाने वाले के पास कुछ तो कमी थी। और क्यों बनाई, पर्पस क्या था बनाने का, क्या कभी खत्म होगी। तो कुछ ने कहा एटम से बना है। ध्यान रखना है, साइंस के एटम की व्याख्या से कम 1000 साल पहले कई फिलोसफर्स कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। भारत में न्याय दर्शन बहुत पहले कह चुका था। पश्चिम में अगर आपने नाम सुना हो, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, 2 दार्शनिक हुए साथ साथ थे ग्रुप में, बहुत पहले कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। हाँ, उनके एटम्स की समझ थोड़ी सी अलग थी, जो साइंस ने एटम्स प्रूव किए उनसे थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ कह तो चुके थे। तो ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, इन सब प्रश्नों का उत्तर है कॉस्मोलॉजी। फिर जो लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ धर्म है जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। कुछ और धर्म जैसे एक ताओ धर्म है, लाओ त्से का, चाइनीज परंपरा में है, वहां ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। कन्फ्यूशियस के धर्म में ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं, जैसे भारत में जो वेदांत परंपरा है, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म जिसको बोलते हैं, वो मानता है। सिख धर्म मानता है। फिर जो तीनों सेमेटिक धर्म है, यानी कि यहूदी, इस्लाम, ईसाईयत, तीनों ईश्वर को मानते हैं। तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके सामने ईश्वर से जुड़े सारे प्रश्नों के बारे में जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं ईश्वर मीमांसा। ईश्वर है या नहीं है, तो कितने हैं, फिर उसका स्वरूप क्या है, क्या हम उसकी गुणों से व्याख्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सगुण है कि निर्गुण है, मतलब पर्सनलिस्टिक है कि इम्पर्सनलिस्टिक है या नेचुरलिस्टिक है। ऐसे बहुत सारे नोशंस हैं ईश्वर के बारे में। फिर ईश्वर अगर है तो वो संसार में है या संसार से परे है। संसार में है तो वो संसार से अलग कैसे है, अलग है तो संसार के लोगों के दुख सुनता कैसे है, या वो संसार में भी है और संसार से परे भी है। इन सब कंसेप्ट के नाम है अलग अलग। जैसे ईश्वर अगर संसार से परे है तो इसको डाइथीज्म कहते हैं, संसार में है अगर वो तो इसको पेंथीज्म कह देते हैं, संसार में भी है अलग भी है तो पेनिथीज्म कह देते हैं। इन सब के अलग अलग नाम है धारणाओं के।
पर लोगों ने बहुत फुर्सत से इस पर विचार किया है कि किन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। तो ये सारे सवाल ईश्वर के बारे में। और तीसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है कॉन्शियसनेस के बारे में। देखिए, फिलोसफी के सबसे गहरा सवाल तो ये है कि मैं कौन हूं। एक बॉडी है हम सबके पास, वो तो मर जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन लोग ये नहीं कहते कि मेरा हाथ लंबा है, मेरे शरीर का वजन इतना। लोग बोलते हैं मेरा वजन इतना है। तो ये मैं क्या चीज है? तो कुछ लोग कहते हैं शरीर तो आने जाने चीज है, आत्मा है असली चीज, मैं आत्मा हूं। इसी को उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तक कहा गया, जहां ब्रह्म और आत्मा को तत्वमसि कह के एक ही बताया गया। अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया। एक धारणा है कि हम आत्मा है। और ये सारे सवाल क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, इमोशंस आते हैं। और सोचने वाला काम, इमोशंस वाला काम, महसूस करने वाला काम ना आंख कर सकती है, ना कान कर सकता है, ना कर सकता, ना हाथ, ना पैर, बॉडी नहीं कर सकती, ऐसी एक धारणा है। तो अगर बॉडी सोच नहीं सकती है तो कोई तो है जो सोच रहा है। वो जो सोचने वाला है वो कौन है? और इसी थीम पर सोचते सोचते पश्चिम का एक दार्शनिक डेकार्ट हुआ, जिसने कहा कोजिटो एर्गो सुम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये आपने सुना होगा, टी शर्ट पे लिखा होता है आजकल लोगों की, पढ़ते नहीं, इसका मतलब क्या है? टी शर्ट पे लिखवा के घूमते रहते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो बेचारा डेकार्ट 17वीं सेंचुरी का दार्शनिक, न्यूटन के समय का दार्शनिक है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सोचता हूं, बॉडी नहीं सोचती है, कोई तो सोच ही रहा है। जो सोच रहा है वही मैं हूं, वही आत्मा है। सुन के कितना अच्छा लगता है। आपको भी लग रहा होगा ना कि आत्मा फाइनल हो गई अब तो। कितना अच्छा लगता सुन के, मजा आया था सुन के। लेकिन इसके बाद कंप्यूटर विकसित हो गए और कंप्यूटर के सीपीयू में आत्मा नहीं लगाई जाती है, हार्ड डिस्क होती है। और उसमें क्या क्या होता है? एक एल्गोरिथमिक एएलयू होती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है। और वो सीपीयू और उसके पार्ट्स बिना आत्मा के गणितीय सवाल भी सॉल्व कर देते हैं, रीजनिंग भी हमसे अच्छे कर लेते हैं। अब तो लैंग्वेज भी करने लग गए हैं, उनकी मेमोरी भी हमसे शार्प हो गई है। हम तो भूल भी जाते, वो भूलते ही नहीं कभी। हमें याद रहे तो भी कई बार निकाल नहीं पाते बाहर की, यार एक मिनट रुको, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। एग्जाम के बाहर निकलते याद आ जाता है। कंप्यूटर में तो ये भी नहीं होता कि जो है खटाक से रिट्रीव हो जाता है, याद आ जाता है। उनका तो ये भी है कि अगर मेमोरी ज्यादा होगी कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में ली, बाहर निकाल ली और भर ली, बाद में फिर अंदर ले आए। हम तो ये भी नहीं कर सकते थोड़ा बाहर निकाल दिया फिर वापस लेके आ गए, बाहर निकला तो फिर निकल ही गए कि बाहर में काम खत्म। अब कंप्यूटर के विकास ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो बड़ी तबाही है। मनुष्य एक ही भरोसे पे चल रहा है पिछले 20-25 साल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर ले, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकती, इमोटिव तरीके से नहीं सोच सकती। इन दावों की हवा 10 साल में निकल जाएगी। और 2 दिन पहले निकल भी गई है। बल्कि 2 दिन पहले हमारी टीम के एक मेंबर ने मुझे एक ऐप दिखाई। उसने क्या दिखाई उस दिन, पता नहीं क्या तबाही है, कई लोगों ने मुझे लिंक भेजा उस ऐप का अलग अलग जगह से। एक AI, पता नहीं क्या उसका नाम है, आप कहेंगे तो बता दूंगा, आपको पता ही होगा, आप लोग तो यंग लोग हैं। ऐसी ऐप आ गई है कि आपको कहानी भी अगर लिखनी है, उसमें क्रिमिनल कहानी लिखनी है, मान लीजिए सनसनी वाली कहानी, ऊपर इंडेक्स में आप लिखेंगे कि भाई ऐसी कहानी लिखनी है, ये कैरेक्टर का नाम है, ये हत्यारा होना चाहिए, ये पुलिस वाला होना चाहिए, अब एक कहानी सोचो, एंटर करो। 3, 4, 5 सेकंड में एकदम एक नई कहानी लिखी हो जाती है। ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है तो और क्या है? बड़ी तबाही आने वाली है आने वाले समय में। जितना हमको लगता है कि हम लोग बहुत ही यूनिक टाइप के लोग हैं, कुछ नहीं है। हम गोरिल्ला के चचेरे भाई हैं। हम दरअसल वही हैं। हम पेड़ पौधों के 370 करोड़ साल बाद के वंशज हैं और उसी तरीके से हमारा विकास हुआ। तो कॉन्शियसनेस की पूरी स्टडी फिलोसफी में जब करते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। मन क्या है, बुद्धि क्या है, मस्तिष्क क्या है, प्रज्ञा क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, इच्छाओं और विवेक के बीच का जो द्वंद्व है, एक तरफ लस्ट है, डिजायर्स हैं, एक तरफ उसे कंट्रोल करने वाला सुपर ईगो है। ये द्वंद्व क्यों होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है,
इन सारी की सारी स्टडीज को एक बात में बोलते हैं साइकोलॉजी।